Hello, welcome back to the CSC Gurukul. My name is Zaman Moga and today we'll take your some classes for answer writing. ठीक है, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारा एक जो इनिशिएटिव चल रहा है, जो कि हमने पिछले 5 जून को शुरू किया था, उसका ये सेकंड बैच हम फिर से दोबारा लॉन्च करना चाह रहे हैं क्योंकि ह्यूज डिमांड है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये बैच एकलव्य 2.0 हम दोबारा से लेके आ रहे हैं अच्छी डिमांड के बाद। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम डेली आंसर राइटिंग टारगेट्स बेस देंगे, उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होगी, आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज सब्जेक्ट का कवरेज है सिलेबस का। ठीक है, उसके बाद वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट विद इवेल्युएशन ऑफ योर कॉपी, उसके बाद में आपका वीकली 1-to-1 सेशन एवरी संडे। हम डेली कर रहे हैं इसको अच्छे से, अभी 2 ही दिन हुआ है, आज तीसरा दिन है, तो बच्चों की इतनी ह्यूज डिमांड आ गई कि हमें सेकंड ये बैच लेके आना पड़ा। ठीक है, तो आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये आने वाले 10 जून से हम इसको शुरू कर देंगे 2.0 को, 10 जून 2026। ठीक है, इसमें इसमें हमने कोई भी लिमिटेड सीट नहीं रखा है। ठीक है, टाइम लिमिटेड है लेकिन सीट लिमिटेड नहीं है, उसमें सीट लिमिटेड थी आपकी 30 सीट्स। ठीक है, इसलिए हम इसको लेके आए। तो आज अब शुरू करते हैं, जो आज का हमारा मोटिव है, वो जो हमारा आज का क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। स्पेशली ये क्लास जो है आपको आंसर राइटिंग पे हम बेस लेके आए हैं कि भाई जो टेल वर्ड्स होते हैं आंसर राइटिंग में, उनको कैसे लिखना है, उनको कैसे समझना है, उनकी एक्चुअल डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो वही हम शुरू करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, ठीक है, अब एक आंसर क्या होता है, आंसर राइटिंग देखो है तो हवा। आप क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, आप कितना पढ़ते हैं, आप उसको लिखते कितना है। देखिए आंसर राइटिंग, ठीक है, मैंने जैसे बताया था आपको पिछली बार भी कि आंसर राइटिंग है कुछ नहीं, आपने जो नॉलेज इकट्ठी की है उसको एक वेल वेल फैक्चुअल या वेल मैनर में लिखना ही आंसर राइटिंग है। ठीक है, अब आंसर राइटिंग हर किसी को ऐसे तो नहीं आएगी कि भाई एक रात में आ जाएगी। ठीक है, आप जब फाउंडेशन कर रहे होंगे तो फाउंडेशन के दौरान आपने देखा भी होगा कि आपको डेली क्वेश्चन दिया जा रहा है टॉपिक खत्म होने के बाद कि चलिए इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वही हम आज आपको बताएंगे कि आंसर राइटिंग में कुछ टेल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उनको कैसे टैकल करना है, जैसे डिस्कस, एक्सप्लेन, एलुसिडेट। ठीक है, ये सब टेल वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको कैसे टैकल करना है वही हम आज आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। हाँ जी, अब देखो जैसे कि आप ये ब्यूटीफुल आप ये पीपीटी, ये पावर प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। ठीक है, आंसर द इंजीनियर नॉट जस्ट रिटर्न, ये एक इंजीनियरिंग है, स्पेशली है कुछ नहीं, एक इंजीनियरिंग है। आप किस तरह से लिखते हैं देखो, जैसे अब मैंने यहाँ पे पूरा एकदम, भाई कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, एक बेस है किसी मकान का। ठीक है, और जो बॉडी है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, और जो आपका कंक्लूजन है वो एक ब्रिज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया कीवर्ड्स कैसे कैसे, डिस्कस, एग्जामिनेशन, एलुसिडेट, यानी इनको टेल वर्ड्स जो हमने बोला है, जिनको हमने नाम दिया टेल वर्ड्स। उसके बाद टॉपिक क्या है, जैसे मान लिया टॉपिक पॉवर्टी ले लिया, क्लाइमेट एक्सचेंज ले लिया, वो क्या है, हमारी बिल्डिंग होती है, ब्लॉक बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं नींव। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे आंसर में क्या चीज मैटर करती है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर नॉलेज नहीं। ठीक है, प्रेसाइज कीवर्ड्स, डिकोडिंग बराबर मैक्सिमम मेंस स्कोर। अगर आप दोनों को अच्छे से मिला दो तो मेंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरे बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं, मैं हमेशा एसए, एथिक्स, GS1, GS2, GS3 में थोड़ा सा मेरा कम रहता था, लेकिन बाकी में मेरा बहुत अच्छा रहता था। क्यों? क्योंकि मैं ये चीजें समझ चुका था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा भी है द एग्जामिनर्स डायरेक्टिव इज द आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, कैसे कैसे उसको समझता है आंसर्स को। ठीक है, ठीक है, मैं उसके बाद डेप्थ इंक्वायरी स्केल कैसे, जैसे सरफेस लेवल में आपका स्पेशली दे देगा डिफाइन, डिस्क्राइब, कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर,
एनालाइज, एग्जामिन, डिस्कस, एक्सेस, कमेंट अपॉन, टू व्हाट एक्सटेंट, क्रिटिकली इवेलुएट, स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये डिग्री ऑफ जजमेंट रिक्वायर्ड। डिग्री ऑफ जजमेंट रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब आप आंसर को लिख रहे हो, आंसर में पूछा क्या है, जैसे मान लिया क्रिटिकली एग्जामिन आ गया, तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है कि अब वो आपके व्यू पॉइंट पूछ रहा है, आप उसमें उसको कितना समझते हो। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये एक अलग, ठीक है, ये एक अलग लेवल है, ये लेवल थोड़ा हार्ड है। गिव एन अकाउंट ऑफ, एक्सप्लेन, एलेबोरेट, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये है ना किसी भी क्वेश्चंस का डीप इंटरेक्ट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जो इंटर रिलेशन होगा आंसर्स का, ठीक है, वो होता है। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद देखो, अब कोई भी कॉग्निटिव स्किल हम देखेंगे, स्केलेशन किसका, लीडर्स का। ठीक है, कैसे लिखना क्या है, लेवल अप में आपने जैसे भाई फाउंडेशन डिस्क्रिप्टिव आप देखा, देखो स्टेबलाइज फैक्ट एंड डेफिनेशन लेवल 1 में होता है। जैसे मान लिया आपसे डायरेक्ट पूछा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डिस्कस इट या डिस्क्राइब इट, तो ये क्या है, लेवल 1 है। भाई क्या है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको एलाबरेट, अगर वो पूछेगा तो फिर अपर लेवल का हो जाएगा, एविडेंस लेके आने पड़ेंगे इलस्ट्रेशन में। उसके बाद डिस्कशन की बात करें, एनालिटिकल डिस्कशन पूछता है तो अब उसको हम तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है लेवल 1 में फाउंडेशन डिस्क्रिप्शन, किस किस पे फोकस करेगा ये आपका, ठीक है जी, फैक्ट एंड डेफिनेशंस पे। उसके बाद कीवर्ड कैसे कैसे होंगे, जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब, गिव एन अकाउंट ऑफ और इलेबोरेट। ठीक है, ये होते हैं लेवल 1 के। दूसरे आता है लेवल 2, अब उसमें पूछ रहा है ये एविडेंस बेस होगा, क्योंकि इसको इलस्ट्रेटिव हमें करना पड़ेगा, इसमें इस पे फोकस क्या रखता है ये भाई, सो वर्किंग्स एंड क्लैरिफाई, एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, गुड गवर्नेंस क्या है, एलैबोरेट विद योर आंसर, विद एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां पे दिया एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, ये लेवल 2 के आंसर्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका लेवल 3, थोड़ा सा एडवांस। इसमें क्या होगा, इसमें डिसीजन होगा, यानी एनालिटिकल अप्रोच होगी इसमें आपकी। किस किस पे फोकस करेगा, देखो ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स एंड स्टेबलाइज इंपॉर्टेंस, कि भैया कोई जो टॉपिक पूछा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर की जो फिलोसफी है वो आज के टाइम में कितनी अपनी एक प्रासंगिकता रखती है। ठीक है, यानी अपने कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो आ जाएगा। अब उसमें क्या है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल टाइम क्या है और अभी उस समय क्या था। ठीक है, उसके बाद लेवल 4, अब ये होगा आपका जजमेंटल, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इवेलुएट कर रहे हैं। फोकस किस पे करेगा, वेट एविडेंस एंड डिलीवर ए वर्डिक्ट। कुछ भी पूछा उसके एविडेंस लेके आएंगे, चाहे वो पॉलिटी में हो तो पॉलिटी में क्या आप केस कोट करोगे ना भाई, केस कोट करोगे, रिपोर्ट्स लेके आओगे। ठीक है, उसके अब यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा, डिस्कस, एक्सेस, कमेंट अपॉन, टू व्हाट एक्सटेंट, क्रिटिकली इवेलुएटेड। ठीक है, तो इस तरह के ये टेल वर्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं स्पेशली इसको आप यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि देखो इनका मतलब क्या है, मीन क्या है, इनके लेवल्स क्या है। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम में यही तो कर रहे हैं। अभी हमारा लेवल 1 चल रहा है, अभी कुछ दिन हम लेवल 1 चलाएंगे। लेवल 1 में ये समझा रहे हैं कि भाई आपका फाउंडेशन है, आप देखिए आपको डेफिनेशन को फैक्ट के साथ कैसे रखना है। ठीक है, क्या क्या टेल वर्ड होंगे, जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब या गिवन अकाउंट ऑफ, इलेबोरेट कीजिए विद योर एक्स, विद योर वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो लेवल में 1 पे हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे डिफाइन, गिवन द प्रेसाइज मीनिंग, bring attention to the definition, problems and different interpretation that may exist। डिफाइन का मतलब यही होता है कि भैया जो भी कीवर्ड दिया है उसका आपको प्रिसाइज मीनिंग बताना है, अटेंशन लेके आनी डेफिनेशन पे, प्रॉब्लम क्या है उसका इंटरप्रिटेशन, और क्या क्या हो सकती है और क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, प्रिसाइज मीनिंग प्लस अल्टरनेटिव्स, इंटरप्रिटेशन प्लस एसोसिएटेड चैलेंजेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफाइन। उसी तरह हम आते हैं डिस्क्राइब में। डिस्क्राइब में क्या होगा,
अब क्या करना पड़ेगा डिस्क्राइब के अंदर, हमें प्रोवाइड करना है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ एंड व्हाई समथिंग हैपन, कोई चीज कैसे घट रही है, क्या उसका एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, और ये कैसे हुआ, इसका एक्शन फॉर्मूला क्या होगा, क्रोनोलॉजी, प्रोसेस, मैकेनिज्म कैसे वो हुआ, उसके बाद उसके क्वेश्चन यानी वाई, वाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे 2 कीवर्ड यूज किए, इनके बारे में हमने समझा, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी कि भैया जब पूछेगा कोई क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मीनिंग को बताना पड़ेगा, ठीक है, डेफिनेशन पे अटेंशन लेके आनी पड़ेगी और आज के समय में क्या प्रॉब्लम है उसकी, और किसी व्यक्ति ने या किसी ज्यूरिस्ट ने क्या क्या डिफरेंस इंटरप्रिटेशन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कब किस समय एक्चुअल डेफिनेशन क्या दी है, ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेबोरेट, एलेबोरेट का मतलब टू गिव इन मोर डिटेल, प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन ऑन, जिस पे भी पूछा है उस पे हमें एक तो डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो एक्शन प्लान फॉर्मूला क्या होगा इसका, इनिशियल स्टेटमेंट, उसके बाद माइक्रो डिटेल, उसके बाद कॉन्टेक्चुअल एक्सपांसन, कॉन्सेप्चुअल एक्सपांसन कैसे, जैसे मान लीजिए चैलेंजेस आपने लिखे, वे फॉरवर्ड लिखा, कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है, ये तो होता है एलेबोरेट। वे फॉरवर्ड में आप अपने विचार दे रहे हो, ठीक है, चैलेंजेस आपने बता दिए, चैलेंजेस आपने जो भी पढ़े या जो भी आपने ऑब्जर्व किए आपने वो रख दिए, ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वे फॉरवर्ड दे रहे हो, नीचे कंक्लूजन आप दे रहे हो, ठीक है। यहां पे एक नोट लिखा है, यूपीएससी नोट, when asked to elaborate do not introduce entirely news contextually contradictory arguments, your job is to flesh out the existing premise which with supporting dimensions, जैसे इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल, पूरा का पूरा नहीं लिखना है आर्ग्यूमेंट्स, पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट्स नहीं, मान लिया आप किसी की फिलोसफी से अगेंस्ट है, जैसे धर्मा की फिलोसफी है, ठीक है, तो आप अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरा पूरा नहीं लिखोगे, आप उसमें जो ये प्रॉब्लम्स है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, इससे इलेबोरेट करके लिखोगे, ठीक है, समझ में आया। आई थिंक ये इससे ज़्यादा डिटेल्ड मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल और क्या समझाया जाए, ठीक है। उसके बाद अगला जो टेल वर्ड है वो है आपका, अच्छा हाँ, अभी हम इसी को एक्सप्लेन को कर रहे थे, ठीक है, लेवल 2 में आ गए, एविडेंस प्रोटोकॉल्स, ठीक है, हाउ डू इट क्लैरिफाई दिस टॉपिक, किसी भी टॉपिक को कैसे ये क्लैरिफाई करता है, हम अब लेवल 2 में आ गए हैं हम, मैं यहाँ पे कलर अलग ले लेता हूँ, लेवल 2, ठीक है। अब इसमें देखो पूछा एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, तीनों का मीनिंग अलग अलग है, यहाँ पे क्या कह रहा है, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हाउ एंड व्हाई, क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर सो दे कैन बी अंडरस्टूड, सब्सटेंशिएट विद रेलिवेंट रिसर्च, डिफाइन की टर्म्स, क्या बोला कि भाई डिटेल अकाउंट तो देना ही है कि कैसे क्यों कैसे, ठीक है, उसके बाद सॉरी जो प्रोसीजर है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर उसको भी क्लैरिफाई करना है ताकि समझ में आए, उसके बाद सब्सटेंटिएट करना है जो भी रेलिवेंट रिसर्च है, जैसे डेटा फैक्ट आया, ठीक है, एनसीबीसी का डेटा आ गया वुमेन को लेकर के, ठीक है, उसके साथ एलाबोरेट कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद जो की टर्म्स है उसको डिफाइन कर दिया रिसर्च में, उसके बाद आता है आपका इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट में क्या है कि सो द वर्किंग ऑफ समथिंग, मेक यूज ऑफ डिफाइन, ठीक है, डिफाइन एग्जाम्पल्स एंड स्टेटिस्टिक्स टू एड वेट टू योर एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेन तो कर रहे हो, ठीक है, अभी हम बाद में दिखाएंगे कुछ टॉपर्स की कॉपी, कुछ आंसर्स जिसमें हमने सिंपल के क्वेश्चंस को रखा हुआ है, ठीक, कि उन्होंने कैसे लिखा, जैसे हमने पहले भी बताया था कि आपको कि क्या होता है कि जब आंसर्स को हम शुरू करते हैं ना, आंसर में क्या करते हैं, या तो हम किसी रिपोर्ट से ले लेंगे, डेफिनेशन से ले लेंगे, अब वो कैसे रखनी है वो ये है भैया, अगर एक्स लेवल 1 का है तो सीधा रखेंगे, हम डेफिनेशंस बताएंगे, डेटा चार्ट रखेंगे, चैलेंजेस बताएंगे, उनके फिर आप क्या बोलते हैं वे फॉरवर्ड देंगे, उसके बाद कंक्लूजन देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी उनको बताएंगे हम,
इस तरह से। उसके बाद इलस्ट्रेट में जैसे मैंने भी बताया कि भाई वेटेज देना है आपको स्टैटिकल डेटा को लेकर के। मैंने जैसे भी बताया वुमेन्स रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको लेकर के रखा। जैसे मान लिया एनसीबीसी का डेटा ले लिया कि भाई लगभग 6,87,000 जो महिलाएं खाली यूपी में, वो उतने केसेस पर ईयर अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, ठीक है। उसके बाद आपका था डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट में क्या आता है कि ये बताता है कि सो हाउ एक्सप्लिसिटली यूजिंग द एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि जब आप अपने आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, उसको आर्ग्यूमेंट का ना प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। पॉइंट ऐसे दिखाओ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे आप, अरे जब आप आंसर्स लिखते हो, एथिक्स में आंसर्स लिखते हो, अब मुझे तो लगता नहीं, लगभग सब, मैं अगर यहाँ पे आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहा हूँ तो लगभग सभी लोगों का अपना एक वो हो गया होगा, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन कंप्लीट हो गया होगा, एथिक्स पढ़ लिया होगा। एथिक्स, जब भी आप एथिक्स में कोई भी कीवर्ड को आप लिखते हो, विदाउट एग्जाम्पल आप लिख ही नहीं सकते। तो वैसे ही यहाँ है, डेमोन्स्ट्रेट में एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब तक आपका जो आंसर है वो वेटेज नहीं लेके आएगा, ठीक है। नीचे लिखा है देखो, एक्सप्लेन रिलाइज ऑन द लॉजिकल क्लैरिटी एंड रिसर्च। लॉजिकल क्लैरिटी साथ में रिसर्च। रिसर्च मतलब जो एग्जांपल्स, जो डेटा, जो स्टैटिक्स है। उसके बाद इलस्ट्रेट डिमांड करता है हार्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इलस्ट्रेट हार्ड, यहाँ पे आप कम रख दोगे लेकिन यहाँ पे नहीं रख सकते। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करता है रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट में आपको केस स्टडी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जो नेक्स्ट में डेफिनेट। देखो अब ये एनालाइज क्रिटिकली, ठीक है। एक तो होता है क्रिटिकली एनालाइज, एक होता है एनालाइज क्रिटिकली। जब क्रिटिकली पहले जुड़ जाए तो उसमें आपके आर्गुमेंट मैटर नहीं करते, आप क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को। आर्गुमेंट मतलब मैटर तो करेंगे लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करना है। लेकिन जब ये एनालाइज क्रिटिकली हो जाए तब आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्रिटिसाइज करते हुए आपका जो आंसर है ना, वो बाद में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। हो सकता है कि जो आज कॉपी चेक कर रहा है उसकी जो मेंटेलिटी है वो अलग हो। भाई मान लिया आपको कहा कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ठीक है। उसको आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। अब आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है। अब उसकी कमियां खामियां आपको देनी पड़ेंगी ना भाई, साथ में आपको उसके वे फॉरवर्ड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या करना चाहिए देना चाहिए। अगर आप ये नहीं दोगे तो हो सकता है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो वही हो जिसने वो पॉलिसी बनाई हो। मैं यहाँ पे किसी का सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है मे बी कुछ भी, या फिर वो फेवर में हो, उसको बहुत अच्छी लगती हो ये पॉलिसी, या वो उसके पास वो डेटा हो जो डेटा आपके पास नहीं है, हो सकता है ना। तो बैलेंस आंसर होना चाहिए आपका। डेफिनेशन, ब्रेक द इशू इनटू द ठीक कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स, लुक इन द डेप्थ at each part using supporting argument and the evidence of the against as well as how these interrelated to the another। देखो अब आपको यहाँ पे कंपेयर भी करना पड़ेगा कि भाई जो भी आपने डेफिनेशन दी है ना, ठीक है, उसके बाद में जो डेटा है, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है सपोर्ट में, चाहे वो एविडेंस हो अगेंस्ट में, ठीक है, वो कैसे इंटरलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे मान लिया आपने कुछ रखा, ठीक है, आपने उसको बताया कि भाई ये इकोनॉमिकली तो ठीक है लेकिन सोशली ठीक नहीं है। अब ये सोशली क्यों ठीक नहीं है ये आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा विदाउट विद एग्जांपल्स, डेटा, स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद अब यूपीएससी के एक्शन प्लान देखो, हर टॉपिक में हमने लिखा हुआ है ये। इंट्रो आप ब्रेक करोगे पार्ट ए फॉर अगेंस्ट, पार्ट बी यानी ब्रेक डाउन फॉर अगेंस्ट, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी में इंट्रो में भी आपका रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इंट्रो को आप दो पार्ट में तोड़ोगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए के आर्ग्यूमेंट्स आपके अलग होंगे, पार्ट बी के आर्ग्यूमेंट्स आपके अलग होंगे, ठीक है जी। उसके बाद में करेंगे इंटर रिलेशनशिप और कंक्लूजन, ठीक है। अब जब आपने ये पार्ट ए रखा था, पार्ट ए में मान लिया ये इकोनॉमिकली बेटर है, ठीक है, लेकिन सोशली बेटर नहीं है। उसी प्रकार पॉलिटिकली ठीक है लेकिन इकोनॉमिकली सही नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के आर्गुमेंट डेटा आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये होता है इंटर रिलेशनशिप का मतलब ये तो है। उसके बाद कंक्लूजन दे दो, कंक्लूजन मस्ट बी बैलेंस्ड। कंक्लूजन का मतलब ये भी बैलेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। आपने जो भी आर्गुमेंट्स दिए हैं, जो भी आपके आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, उन आर्गुमेंट्स में आप कितने रिलाई करते हैं, आपका डेटा फैक्ट क्या है, ठीक है। वो आगे, एनालाइज इज नॉट लिस्टिंग, इट इज ठीक है, डिमांड, ठीक है, डायमेंशनिंग,
ए मैकेनिज्म टू सी हाउ द गियर टर्न टुगेदर। ठीक है, देखो एनालाइज और एनालाइज क्रिटिकली। एनालाइज का मतलब ये कि आप ये पहली बात आपको लिस्टिंग नहीं करना है, ठीक है, ये एक डायमेंशन है, एक मैकेनिज्म है जो बताता है। एनालाइज का मतलब ये नहीं आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है। भाई एनालाइज का क्या मतलब है? एनालाइज का यही तो मतलब है कि आपने कोई योजना ली, दूसरी योजना से उसको कंपेयर किया, ठीक है, या आपने टैक्स सिस्टम ले लिया, ठीक है, टैक्स सिस्टम को आपने जैसे मान लिया आज का जो टैक्स सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम से कितना अलग है, ठीक है, बार्टर क्या सही था, आज का टैक्स सिस्टम क्या सही है, वेलफेयर स्टेट की सबसे ज़्यादा किसमें संभावना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इसको एनालाइज करोगे, ठीक है, इस तरह के आंसर्स होते हैं। अब मुझे तो लगता नहीं इसमें और कितना इन डेप्थ जाए, टेल वर्ड्स में इतना ही होता है, समझाना होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन क्रिटिकली, अभी हमने किया था एनालाइज क्रिटिकली, अब हम करेंगे एग्जामिन, ठीक है। एग्जामिन में यहाँ लिखा है लुक इन द क्लोज डिटेल एंड स्टेबलाइज द की फैक्ट इंपोर्टेंट इशू सराउंडिंग ए टॉपिक। एक टॉपिक के सराउंडिंग कितने क्या बोलते हैं इश्यूज है। मान लिया टॉपिक हमने यहाँ पे ले लिया आपका गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब गुड गवर्नेंस में इश्यूज डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है, हमने बता दिया कि भाई ये इश्यूज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ठीक है। अब उसको हमने क्या करेंगे, उनको डिटेल में लेके आए, ठीक है भाई, क्योंकि एग्जामिन करेंगे ना भाई हम उनकी, ठीक है। उसके बाद अब एग्जामिन की चेकलिस्ट क्या क्या होती है। सबसे पहले की फैक्ट, की फैक्ट क्या है, किस फैक्ट के आधार पे आप उसको एग्जामिन कर रहे हो। ऑफर रिसर्च, ठीक है, रीजंस व्हाई दीज फैक्ट्स इशू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई गुड गवर्नेंस में क्या क्या इशू हो सकते हैं, ठीक है भाई, डेटा ब्रीच, ठीक है, जैसी प्रॉब्लम, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब कहाँ कहाँ नहीं है ये बताना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट वे दे कुड बी ठीक कॉन्स्टिट्यूड। अब वे बताने पड़ेंगे किस तरह से उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यानी अब आपके व्यू पॉइंट की बात चल रही है। अब देखो यहाँ पे हमने प्रो टिप भी दे रखे हैं, अनलाइक डिस्क्राइब एग्जामिन सॉरी एग्जामिन रिक्वायर यू टू प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन एंड जस्टिफाई वाई सर्टेन इशू मैटर मोर देन अदर्स। जैसे हम एग्जामिन में या डिस्क्राइब में रिक्वायर कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, लेकिन किसके साथ में इश्यूज के। वहाँ पे क्या था इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड होगी, लेकिन यहाँ पे भैया जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड होगी इंफॉर्मेशन जो होगी आपकी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, एनालिटिकल डायरेक्टिव्स। अब कुछ हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे सिस्टर्स ऑफ एनालिटिक मैटर्स, जैसे एनालाइज, एग्जामिन, गिव अकाउंट ऑफ, किस किस पे फोकस करता है ये और किस किस पे फोकस नहीं करता है। काउंटर वर्ड्स क्या होंगे, ठीक, किसमें हम सपोर्ट अप्रोच रखेंगे, किसमें हम नहीं रखेंगे। देखो जैसे गिव एन अकाउंट्स, फोकस किस पे करेगा, व्हाट, हाउ, नहीं व्हाट, डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। एग्जामिन में क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट करेगा, ठीक है, की फैक्ट एंड वाई दिस मैटर। उसी प्रकार अगर हम एनालाइज में आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, द पार्ट, ये क्या ब्रेकिंग डाउन किया हमने, सो इंटररिलेशन, दो पार्ट में तोड़ दिया, उसके बाद में दोनों के इंटररिलेशन को बता दिया, ठीक है। उसके बाद किस किस में काउंटर आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, किसमें नहीं पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती है, किसमें, गिवन अकाउंट में, इसमें पड़ती है, क्योंकि हमें क्या करेंगे, ठीक है, एग्जामिन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वे फैक्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे उसको। फिर उसके बाद एनालाइज में, हाँ जी, क्योंकि एविडेंस देना है ना भैया हर पार्ट के हिसाब से। एनालाइज का मतलब एनालाइज करोगे ना, पार्ट में तोड़ तोड़ के आप उसको लिखोगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल होगी और थीमेटिक होगी, थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर आपके हैरार्कल हैरार्कल होगी, क्योंकि भैया आपने पहले किस इशू को सामने रखा, ठीक है, किस क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है या फिर आपका सोशलिकल, हालांकि तीनों होता है, ठीक है, लेकिन इस समय क्या है। उसके बाद हैरार्कल अभी मैंने बताया। उसके बाद आता है आपका एनालाइज में कंपोनेंट बेस, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट सपोर्ट जो अप्रोच है, सपोर्टिंग अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं,
डायलेटिव मैट्रिक्स, सॉरी डुअलिटी मैट्रिक्स, डुअलिटी कई बार कंपेयर करने की बात आ जाती है ना, सेम सेम से आप कंपेयर कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट की बात है। देखो कंपेयर का मतलब, कॉन्ट्रास्ट का मतलब अलग, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन फिनोमेना, से इट शेयर्ड सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया, ओह ज़्यादा हो गया, ठीक है ठीक है। जैसे मान लिया हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। किसको कंपेयर करना है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ठीक है। किसका, किसी भी आंसर्स का। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है कि भैया आपने जैसे अभी इंडिया चाइना रिलेशन की बात चल रही है, बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। उसी प्रकार कोलर रीफ, पॉलिप्स, इनको लेकर के, ठीक है, बात चल रही है। तो इंडिया चाइना रिलेशन में आप इंडिया चाइना के साथ में, इंडिया चाइना के साथ में, चाइना का और देशों के साथ, या इंडिया का और देशों के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। इंडिया चाइना, आई सी, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं इंडिया और अमेरिका, या फिर अभी जैसे यूज चल रहा था इसराइल, इंडिया, और यहाँ पे इंडिया ईरान, ठीक है। क्या अप्रोच रखेंगे हम, सपोर्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। इस तरह से ये कंपैरिजन होता है। यहाँ पे लिखा भी है आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन फिनोमेना, से इट शेयर्ड सिमिलैरिटी टू डिफरेंस एंड द मोर इंपॉर्टेंस। उसके बाद में क्या था, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में देखो ये होता है कि 40% सिमिलैरिटीज होती है, 40% डिफरेंसेज होता है, बाकी का 20% इंपॉर्टेंट वेटेज आता है। वेटेज मतलब देखो, ये जो आपका वेटेजिंग है, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब आप ये मान लीजिए कि कंक्लूजन में ये दिखाना है कि ना तो हमारे लिए ये खराब है, ना हमारे लिए ये खराब है, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये वेटेज होता है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब बात आती है कॉन्ट्रास्ट की। Concentrate on the dissimilarities or what set them apart. Point out the differences which are particularly significant. ठीक है। क्या हुआ कि भाई जो कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं ना डिससिमिलरिटीज में, वो किस तरह से एक पार्ट के रूप में सेट है, ठीक है। और उसको पॉइंट आउट करना है कि भाई जो डिफरेंसेस हैं वो कितने पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। जैसे मान लिया अभी हमने यहाँ पर बात करी इंडिया चाइना रिलेशन की, या फिर हमने बात करी इसराइल की, या फिर ईरान की इंडिया के साथ में, तो हमें कॉन्ट्रास्टिंग एक अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है ना कि भाई जो क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस इस समय किसकी थी ये, ठीक है। पोलर वर्ल्ड, डाइपोलर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसका एक्शन प्लान, 80% सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होता है, 20% आपका डाइवर्जेंट होता है। कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ पर डाइवर्जेंटली होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे हम। उसके बाद आता है आपका, हाँ जी, लेवल 4 वैल्यूएशन के लिए डिस्कस। अब हम लेवल 4 के आंसर्स राइटिंग में आ चुके हैं, दो हमने, तीन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, रिजोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले इसके गोल्डन रूल समझ लेते हैं। डिस्कस आंसर विदाउट ए डेफिनेटिव कंक्लूजन इज हैवीली पेनलाइज्ड, इट इज डिबेट एंड डिबेट रिक्वायर्ड इन विक्टर और द नेगोशिएशन सेटलमेंट, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, डिबेट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसेंशियली रिटर्न डिबेट, यूज योर स्किल, ठीक, यूज योर स्किल एट रीजनिंग, बैकअप बाय carefully selected evidence to make the case and more against an argument and point out the ठीक है advantage and disadvantages, remember to arrive at a conclusion, ठीक है। अब देखो भाई मान लिया हमने अभी बात करी किसी टॉपिक को लेकर, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के हमने उसके बारे में लिख दिया, एक डिबेट लिख दी कि हाँ इसमें ये है। अब डिबेट का मतलब क्या होता है कि आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में एक बैलेंस कंक्लूजन आप लिख दोगे, ठीक, ये डिस्कस होता है। एक्शन प्लान वही, इंट्रो में 40% केस फॉर एविडेंसेस, 40% केस अगेंस्ट एविडेंसेस, उसके बाद 20% आपका अराइविंग द कंक्लूजन, 40% आप लिखोगे इंट्रो के बाद, 40% आप एविडेंस दोगे, 40 किसके फेवर में, अगेंस्ट में, ठीक है, किसके। उसके बाद 20% आप कंक्लूजन पे आ जाओ, ठीक है। गोल्डन रूल होता है, ठीक है। ये ऐसे ही तो बना रखा है कि भाई ये हो गया आपके एडवोकेट ए, हो गया एडवोकेट बी,
ठीक है, अपने अपने आर्गुमेंट दे रखे हैं, ठीक है, इसने बताया कि ये इसके एडवांटेज है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। ओके, नेक्स्ट मेन पॉइंट्स, कमेंट अपॉन, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप कमेंट अपॉन यानी कमेंट कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, ठीक है। यूपीएससी की स्ट्रेटेजी क्या होती है इसके लिए, देखो यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज वन ऑफ द फ्यू डायरेक्टिव एक्सप्लिसिटली आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, यहाँ पे आपके ओपिनियन मैटर करते हैं, इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। डू नॉट हाइड बिहाइंड जेनरिक स्टेटमेंट, नहीं छिपाने हैं। फॉर्म ए दिस इज एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट ए मैन extract the main point and define your perspective with rigorous logic, ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव आपको दिए जाएंगे, पहले पॉइंट आउट कर लो अच्छे से, ठीक है, उस थीसिस में से। उसके बाद में अब देखो आप जो भी आप पर्सपेक्टिव दे रहे हैं अपना, ठीक है, वो एक लॉजिक का होना चाहिए, राइग्रेसिक जो लॉजिक लिखा है ना उसका होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी डायरेक्ट, मैंने उसके बारे में नहीं बताया, बारे में क्या, देखो पिक आउट द मेन पॉइंट एंड सब्जेक्ट एंड गिव योर ओपिनियन। भाई जैसे हमने अभी बात करी थी बार बार मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही रख रहा हूँ क्योंकि इट इज अ सिंपल पार्ट्स ना, ठीक है। उसके बाद रीइंफोर्सिंग योर पॉइंट ऑफ, जैसे चलो यहाँ पे हम जैसे एक इंडस्ट्री रख लेते हैं, इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, उनका मार्केट पे क्या असर है और आपका एग्रीकल्चर फील्ड्स पे क्या असर है, ठीक है। ये यूज़ ऑफ नैनो यूरिया, ठीक है, यूज़ ऑफ ठीक है, हाईली जो आपके हाईली कार्बोनेटेड जो आपके क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, हाइल्डिंग वैरायटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। और वी यूजिंग लॉजिक एंड रेफरेंस टू रेलिवेंट एविडेंस इंक्लूडिंग वाइडर, ठीक है, वाइडर रीडिंग, ठीक है। तो मैंने अभी बताया ना आपको कि आप पॉइंट आउट करोगे मेन पॉइंट को सब्जेक्ट के, उसके बाद में अपने ओपिनियन दोगे उसका, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं रिफोर्सिंग करेंगे, साथ में उस पॉइंट में जो आपका लॉजिक है, ठीक है, रेलिवेंट एविडेंस देंगे उसके रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी हमने बात करी नैनो यूरिया को लेके या हाइल्डिंग वैरायटी को लेकर के, हाइल्डिंग वैरायटी से हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो एक ये मेरा खुद का पॉइंट है, ठीक है, लेकिन जो एक मतलब हाइल्डिंग वैरायटी से आपका प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो डिग्रेड हो गई, ठीक है जी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स देने हैं इस तरह से, कमेंट अपॉन। उसके बाद आता है आपका एक्सेस एंड टू व्हाट एक्सटेंट, लेवल 4, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड का मतलब कि देखो कोई भी आंसर को लिखते टाइम ना आप हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर को लिखते टाइम ना हम ये टेल वर्ड्स जो है ना ये हमें बता देते कि एक्चुअल डिमांड क्या है, हमें कितना इन डेप्थ जानना है, कितना इन डेप्थ नहीं जानना है, ठीक है जी। हाँ ठीक है, देखो इसका मतलब यही है जिस अब हाँ आपका सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो एक्सेस या व्हाट टू एक्सटेंट है उसमें हमें कितना डीप जाना है कितना नहीं। देखो यहाँ पे हमने वही चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो एक्सेस का मतलब वेट इज अपॉन द व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज ट्रू, कितने कहाँ कितने हद तक वो सही है। उसके बाद प्रेसिडेंट द रीडर पॉइंट आउट द फ्लोज एंड द काउंटर आर्ग्यूमेंट कंक्लूड बाय, ठीक है, स्टेटिंग क्लियरली हाउ फार यू एग्री विद द ओरिजिनल प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रोपोजिशन, ठीक है। हाँ देखो ये भाई ये तो कह रहा है ये कि भाई ये जो रीडर है ना उसको प्रेसुएड करना है, पॉइंट आउट करना है उसको फ्लो को, और काउंटर आर्गुमेंट्स देना है उसको एक्चुअल मीनिंग को, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया हाइल्डिंग वैरायटी में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितनी हो रही है, ठीक है, उसका कहाँ कहाँ, ठीक है, कितना उसको प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पे है, ठीक है, आया समझ में। उसके आर्ग्यूमेंट्स आप दोगे, उसके बाद इलस्ट्रेटेड कर, सॉरी, ठीक है, ओरिजिनल प्रोपोजिशन उसकी कितनी है, ठीक है, सब देना। वो डेटा स्टैटिक्स से आता है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल नहीं आएगा। आप डेटा दोगे, ठीक है, पिछले 2-3 साल का डेटा उठा लोगे एग्रीकल्चर फाव का, ठीक है, इस तरह से, है ना। उसके बाद आ जाते हैं आपके टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक सही है। कॉल्स फॉर द थ्रू असेसमेंट ऑफ द एविडेंसेस एक्सप्लोर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस एंड वर्क
दे एग्जिस्ट, कैसे कैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेटा स्टैटिक्स लेके आओगे, काउंटर आर्गुमेंट आपके होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्शन प्लान लिखा है, डोंट वरी, आपको पूरा आंसर एक फॉर्मेट पड़ी हुई है वो दिखा देंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। हालांकि जब हम आपकी कॉपी इवेलुएट करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो हम दिखा ही रहे हैं आपको कि कहाँ पे कितना कम लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे यही तो समझा रहे हैं वो भाई, वो तब से यही तो समझा रहे हैं ना कि भाई इसका क्या मतलब है, जो कर्टेल वर्ड्स हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, डू नॉट जस्ट से यस और नो, यूज वर्सेस लाइक, लार्जली ट्रू, हाउएवर और फंडामेंटली फ्लॉड, बिकॉज ऑलवेज एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव। यहाँ पे सीधा देखो, मैंने क्या कहा था अभी, मैंने भी बोला कि जो आपका आंसर है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हाँ हाँ, वैसे ही जैसे मैंने बोला था कि आंसर लिखो लेकिन उसमें डंक मत रखो, डंक निकाल दो। तो डंक निकालने का मतलब क्या है कि आप अल्टरनेटिव वर्ड यूज करोगे, जैसे मैंने कहा यस और नो डायरेक्ट मत लिखो, लिखो वहाँ पे फर्सेस यूज कर लो, जैसे लार्जली ट्रू, हाउएवर, फंडामेंटली फ्लॉड, बिकॉज, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज कर लो। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। हाँ जी, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। हाँ हाँ जी, अब देखो जजमेंटल है, जजमेंटल का मतलब क्रिटिकली, ठीक है, इवेलुएट है। अभी मैंने बताया था क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज क्रिटिकली, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकली पहले आ गया, यानी आपको अब जो यहाँ पे आपके काउंटर आर्गुमेंट अब जजमेंटल होंगे यहाँ पे। अब आपको बोला गया है कि भैया आप बताइए आप इससे कितना हद तक एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक धर्म काटा बनाया था, ये वर्डिक्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पे एविडेंस आर्ग्यूमेंट, आर्गिंग, एविडेंस कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने डिफरेंसेस लिया, डिफरेंसेस में ये कितने अगेंस्ट में आर्गुमेंट है, कितने, ठीक है, एविडेंस जो आपके वो कितने एग्री करते हैं, वो कितने डिसएग्री करते हैं, ठीक है। गिव योर वर्डिक्ट एज द व्हाट एक्सटेंट ए स्टेटमेंट और फाइंडिंग्स आर ट्रू और यू एग्री विद देम, प्रोवाइड एविडेंस फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज विच बोथ आर, ठीक है, एग्री एंड कॉन्ट्रडिक्ट, come to a final conclusion based on these most important factors and justify your choice। अब आपने अपने आर्गुमेंट दिए, आपने जो फाइंडिंग्स दी, जो भी फाइंडिंग्स के आधार पे, जैसे अभी एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 सालों में जितना एसी यानी एयर कंडीशंस का यूज हुआ है, उससे हमारा ठीक है, पोल्यूशन कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। उसने स्टेटिक्स दे दिया, ठीक है। टेम्परेचर हाई राइज हो गया, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक जो कोजेज है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो, ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट है वो हाईली बढ़ती जा रही है। तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट आपका कैसा है, ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट कितना बैलेंस होगा, आपके एविडेंसेस क्या क्या होंगे, आप उससे कितना एग्री करते हैं, ये होता है क्रिटिकली इवेलुएट, ठीक है। गोल्डन एक्शन प्लान फॉर्मूला इंट्रो प्लस एक्स, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रो और प्रॉन्स यानी कोजेस, एविडेंसेस मैट्रिक्स लेके आएंगे, साथ में जस्टिफिकेशन देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का, साथ में फिर उसके बाद फाइनल वेडिक्ट, फाइनल वेडिक्ट का मतलब कंक्लूजन से है यहाँ पे, ठीक है जी आपका। तो मुझे लगता है अभी आपको ये समझ में आ गया। देखो ज़्यादा ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं बहुत तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, भाई फाउंडेशन में क्या कराते हैं हम, फाउंडेशन में तो कराते हैं। मान लिया देखो, जब मैं क्लासेस लेता हूँ इकोनॉमी की, तो मैंने जैसे मान लिया आज नेशनल इनकम खत्म किया, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो जितनी भी न्यूज़ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दिया था हमको, लिखो। करंट अफेयर आपको जब पढ़ाते हैं एवरी, भाई वीकली क्लासेस तो आप ले रहे हो ना, है भाई, ले रहे हैं ना सब लोग। चलिए, हाँ जी, अब टाइम एलोकेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, किसको कितना समय देना है, ठीक है। जैसे इंट्रो को 10%, कंक्लूजन 20%, डिसएडवांटेज 35%, एडवांटेज 35%, ये डिस्कस में होता है, ठीक है। अब इससे अच्छा चार्ट और क्या हो सकता है, इससे अच्छा चार्ट फ्लो चार्ट और क्या हो सकता है भैया, कितना टाइम किसको देना है, कितना वेटेज किसका रखना है, ठीक है। ये डिस्कस के केस में है लेवल 1 में। उसके बाद एक्सेसिस के केस में 10% प्री, ठीक है, परसुएसिव जो आपके आर्गुमेंट है वो ट्रू है, उसके बाद एग्रीमेंट का स्टेटमेंट देना 15% में, ठीक है। 25% आपका फ्लो काउंटर आर्गुमेंट, उसके बाद, ठीक है, ये 50% आपका बॉडीज में जाता है, ठीक है। ये सबको कैलकुलेट किया, 10% वही अपना इंट्रो लिखोगी, 10% इंट्रो, फाइनल वर्डिक्शन 30%,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग एविडेंस 30%, उसके बाद क्रिटिकली इवेलुएट आप कर दो। क्रिटिकली इवेलुएट का मतलब क्या होता है कि अब आप उसको बैलेंस अप्रोच हटा करके उसके, हाँ 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 ठीक है। देखो इनका मतलब ये कह रहे हैं कि सर अगर बैलेंस अप्रोच ना रख करके, देखो बैलेंस अप्रोच का मतलब यही होता है कि आप अपने आंसर से वो सब चीज़ें निकाल दो। भाई यूपीएससी आपका ओपिनियन ले रहा है पॉलिसी थोड़ी ना बनवा रहा है आपसे, ओपिनियन ले रहा है आपसे, ठीक है। अब आप इतने बड़े तो नहीं कि ठीक है जी मेरा ओपिनियन ये है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अरे भैया आपसे पहले बैठे हैं, वो उस चीज़ को चेक करके आ चुके हैं, ठीक है अच्छा ऐसे नहीं होता, ठीक है ठीक। चलिए 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 आगे। हम्म, हाँ जी आगे। एप्लीकेशन वन टॉपिक फोर डिस्टिंक्ट आंसर, एक टॉपिक के कई कई आंसर हो सकते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऑफ इन इंडिया, बात करेंगे इस पे भी हम, ठीक है। डिस्क्राइब यूबीआई, यूबीआई यानी यूनिवर्सल, डिस्कस यूबीआई, एनालाइज यूबीआई, क्रिटिकली इवेलुएट यूबीआई, ये एग्जांपल है, ठीक है। एक टॉपिक लिया हमने यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन इंडिया, ठीक है। जब बात डिस्कस की करता है, सॉरी डिस्क्राइब की करता है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज यूबीआई, हाउ वुड द कैश ट्रांसफर मैकेनिज्म वर्क, व्हाई इट बीइंग प्रोसेस्ड, फोकस ऑन प्रोसेस एंड कॉन्जुगेशन। बाद में ये हो गया डिस्कस। डिस्कस में क्या क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा है हमने, क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद में ये प्रोसेस प्रपोज कैसे है, ठीक है, यानी उसके प्रोन्स एंड कॉजेस। उसके बाद डिस्कस, अच्छा ये डिस्क्राइब में, हाँ ये डिस्कस में आ जाओ। डिस्कस में एक डिबेट लेके आएंगे, एडवांटेज लेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन में ये काम करता है नहीं करता वर्सेस डिसएडवांटेज इन इन्फ्लेशन, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। उसके बाद कंक्लूड विद डिबेट, ये होता है आपका डिस्कस में, ठीक है। अब इससे देखो, इससे खोल के और क्या हो सकता है। आपने डिबेट ली, डिबेट का मतलब देखो अभी रिसेंटली डिबेट ये थी, जैसे मान लिया ठीक है यूबीआई से लेकर के कोई भी डिबेट ले लो कि भाई अगर इंडिया का चाइना के साथ, या इंडिया का आप क्या बोलते हैं भूटान या बांग्लादेश के रैंकिंग, ठीक है, इनकम रैंक कितनी है भारत की, उससे शुरू कर दो, तो ये डिबेट ही तो है ना। बात करते हैं एनालाइज की, फोकस करेंगे, ब्रेक यूबीआई इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में, इकोनॉमिक सोशल, ठीक है, फिजिकल। उसके बाद देखेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में, ठीक है, प्रत्येक पार्ट में इकोनॉमिक रखेंगे तो इकोनॉमिक के पार्ट के हम क्या लेके आएंगे, आर्गुमेंट्स लेके आएंगे, सोशली तो सोशल, फिजिकल फिजिकल। उसके बाद कैसे फिजिकल बर्टन में ये इंटर रिलेट करता है, सोशल बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकली इवेलुएट, अभी किसे, सबसे पहले तो आप इसके प्रोवाइड डेफिनेटिव वर्डिक्ट ऑन वेदर यूबीआई इज राइट पॉलिसी और इन इंडिया हाउ राइट नाउ, कैसे ये काम करता है। उसके बाद इसके बेस पे जजमेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स के क्या 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 हैं, और क्या क्या इसको इसकी जो, ठीक है, फैक्ट साइटिंग फैक्टर्स हैं रिसर्च में वो देने हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। देखो बहुत ही सिंपल है ये, इससे ज़्यादा क्या। अभी मैं आपको क्वेश्चन बोल दूं यूबीआई क्या है, कैसे ये, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन द परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया, आप लिख दोगे, क्यों, क्योंकि डिस्कस में मैंने आपको यहाँ बता देना क्या 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 आप रखोगे, डिबेट से शुरू करोगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी। अब प्रैक्टिस, अभी मैंने एक टॉपिक लिया था, टॉपिक की प्रैक्टिस, डेफिनेशन ऑफ यूबीआई, हाउ मैकेनिज्म, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, वाइट हैपन इकोनॉमिक सर्वे का कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब क्रिटिकल इवेलुएट अगर पूछा जाता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेमाइज करेंगे इंडिया में स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके आएंगे, पॉवर्टी को इवेलुएट करता है, पोलिटिकल सॉरी पॉवर्टी को घटाने में कितने काम करता है, उसके बाद जीडीपी में इसका, और फिजिकल डेफिसिट में कितना % जीडीपी, ठीक है। उसके बाद फाइनल दे दो अपना, जस्टिफाई कर दो कि फिजिकल फैक्टर्स हैं आउटवेटेज करते हैं सोशल फैक्टर्स में करंटली, उसके वाइस वर्सा है, ठीक है। हाँ जी। अब देखो, अब ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, चीट सीट, डिफाइन में प्रिसाइज मीनिंग अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस, डिस्क्राइब में हाउ मैकेनिज्म, वाई कॉजेशन, एग्जामिन में की फैक्टर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डिफरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रक्चुअल्स, ठीक है। उसके बाद एनालाइज में पार्ट में ए पार्ट बी में दोनों के आर्ग्यूमेंट्स देंगे, उनके बाद में उनको इंटररिलेट कर देंगे। डिस्कस में केस क्या है, ठीक है, अगेंस्ट में, उसके बाद कंक्लूजन रेजोल्यूशन। देखो मैंने वही ना, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैलेंस अप्रोच, आंसर में अगर आप नहीं रखेंगे तो आप नंबर गवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप
बनने वाले हैं, बने नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, हम कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं बच्चे इतने ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज में इतना ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज कर देंगे कि बैलेंस करना ही भूल जाते हैं, और आंसर आपको 150 या 250 वर्ड्स में लिखना होता है, एक्सीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी माध्यम वालों को तो थोड़ा सा मिल जाती है छूट वर्ड्स पे, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सिस में वर्डिक्ट, वैलिडिटी, परसुएशन, फ्लोज और एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, इवेलुएट में वाइडर एविडेंस, फैक्टर्स, जस्टिफिकेशन, उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है जी। चलिए, ठीक है। अब ये हमने ये कॉपी विजन आईएएस से ली है, ठीक है। तो इस वीडियो के इतने पार्ट में ये सारी क्रेडिट हम विजन आईएएस को दे रहे हैं, क्योंकि ये कॉपी हमने वहाँ से ली है, ठीक है। ये किसी टॉपर की कॉपी है, क्वेश्चन देखिए ऐसा में, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट इज सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, इट इन लाइट ऑफ दिस डिस्कस, ये आ गया जी, देखो आपको आकर टेल वर्ड्स, द रोल ऑफ द लीडर ऑफ ओपोजिशन एनी एलओपी इंडिया पार्लियामेंट सिस्टम, 150 वर्ड में आंसर लिखना है। अब देखो इन्होंने डिसेंट इन द सेफली वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, चलो सीजीआई, देखो इन्होंने कमेंट से यूज किया, ये कमेंट है आंसर। उसके बाद डिसेंट क्या है, इसको इस तरह से लिखा, उसके बाद में इन्होंने एज टू द फंक्शन, कैसे फंक्शन करता है, ये लो 3-4 फंक्शन इन्होंने लिख दिए, कीप गवर्निंग इन द चेक, यानी वही चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। आइडिया ऑफ क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन ऑफ आइडिया, एलओपी की बात चल रही है ना, ठीक है। आइडियाज एंड नॉलेज, ठीक है। कैपिटल, बेटर लो, क्यों, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली इंडिया सो, ठीक है, अप्रोचमेंट ऑफ ए लीडर ऑफ अपोजिशन आफ्टर 10 days, बिफोर होना चाहिए था, ठीक है। रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन अबाउट मैटर टास्क, ठीक है। इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में देखो आके इन्होंने फिर अपना कंक्लूजन में देखें तो कंक्लूजन में ऑल दो of parliamentary system is a much is in a respectability of the approach of the much it is government, ठीक है। तो आप समझ में आया होगा आपको कि डिस्कस में कितना लिखना होता है, तो आई होप आप लोगों को सब दिख गया होगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आंसर राइटिंग ज़्यादा मतलब हल्ला जितना मुझे लगता है उतना हल्ला है नहीं, अगर आपने कीवर्ड्स को सही समझ लिया, ठीक है। कीवर्ड्स को आपने सही समझा, ठीक है। कीवर्ड्स यानी जो डिमांडिंग ऑफ द क्वेश्चन है, डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद टेल वर्ड्स, अब देखो जो टेल वर्ड्स होते हैं ना एक्चुअल में वो होते हैं डिमांडर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कितना क्या लिखना है ये हमेशा टेल वर्ड्स बताते हैं, है ना। और जो आपका कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को कितना इन डेप्थ, जैसे मैंने अभी बताया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गुड गवर्नेंस, इस तरह के टॉपिक्स मैंने लिए थे, तो ये कीवर्ड्स हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी एलओपी, अभी हमने उनके क्वेश्चन वो देखा, उनका टॉपर्स की कॉपी देखी, उसमें हमने बात करी एलओपी की, तो यहाँ पे एलओपी कीवर्ड्स था एक, यानी उसके इर्द गिर्द रहना, उससे बाहर नहीं जाना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कीवर्ड्स था एक, उसके इर्द गिर्द रहना, बाहर नहीं जाना है, ठीक है जी। अब उसको कितना इन डेप्थ लिखना वो बताते हैं आपके टेल वर्ड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर, ये जो मैंने आज डिस्कस किया है आंसर राइटिंग को लेकर के, टेलिंग वर्ड्स को लेकर के, कि किसमें कितना लिखना होता है और कितना ज़रूरी है, ठीक है, आपको समझ आया होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, आप सभी का, किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, हाँ वो तो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से आता है जी। बाकी आप निश्चिंत रहिए, प्रोग्राम चल ही रहा है, आप देखिए सभी को मिलने, सभी को उनकी कॉपी इवैल्यूएट होके मिल रही है ना, कल की कॉपी मिली है, नहीं मिली अभी, अच्छा ठीक है, कल संडे था, तो कल तो तुम्हारा 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहा होगा, नहीं हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, वो नेक्स्ट संडे शिफ्ट कर दिया, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू,
एंड अगेंस्ट मैं अपने प्रोग्राम की बात करने चाह रहा हूँ जो हमारा एकलव्य 2.0 प्रोग्राम है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम से, क्योंकि भाई सीट 30 थी वो फुल हो गई है, अब बच्चों की और डिमांड है, ये ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन पे रहेगा। अरे इतनी जगह कहाँ है यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलिए मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मुझे दिखा दे यार।